भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती कर दी ताकि नारी शक्ति का जीवन आसान हो सके। लेकिन भारत में नारी शक्ति यानी महिलाओं का जीवन क्या हकीकत में आसान हो पा रहा है? 2024 में भारत की महिलाओं की स्थिति में पहले के मुकाबले कितना सुधार आया है? क्या वो पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं? क्या वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं? क्या सामाजिक न्याय में उन्हें मजबूती मिल रही है? इन सवालों के जवाब में हम आपके सामने एक आंकड़ा रखते हैं जो है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के 2023 का एक इंडेक्स। और इसमें कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिहाज से पूरी दुनिया के 177 देशों में भारत का स्थान 128वें नंबर पर है। सिर्फ भारत की ही बात क्यों की जाए, वर्तमान में अमेरिका में भी महिलाओं के अधिकारों पर प्रहार की खबरें सामने आई हैं। अमेरिका में गर्भपात के खिलाफ आया कठोर कानून इसका उदाहरण है। तो क्या सदियों के प्रयास के बावजूद महिलाओं की स्थिति में बदलाव अब भी एक दूर की कौड़ी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सभी दर्शकों को महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। तो सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि, ये जो मंजिल है, वो इसकी जो मुश्किलें हैं, क्या वो वाकई में दूर की कौड़ी है? सुधार आ रहा है या हम कहाँ पहुँचे हैं? कुछ और सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने रखे जाए स्ट्रेट टॉक में। क्या महिलाओं की स्थिति भारत समेत पूरे विश्व में मजबूत हो पाई है जब हम 2024 में महिला दिवस मना रहे हैं? क्या महिला सुरक्षा की स्थिति में कोई बड़ा सुधार हो सका है? क्योंकि प्रयास बहुत हुए हैं, कैंपेन बहुत हुआ है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत हुए हैं, इसके बावजूद हम कहाँ खड़े हैं? क्या दक्षिणपंथी विचारधारा का जिस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में उभार हो रहा है, ये महिला अधिकारों को कुचल रहा है? क्योंकि कई इस तरह की घटनाएं और डेवलपमेंट सामने आए हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को अभी भी उनके अधिकारों से वंचित रखने की कोशिशें हो रही हैं। भारत समेत पूरे विश्व में महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसी दिखती है? क्या ये आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हुई है या पहले से भी कमज़ोर हो चुकी है? अलग अलग देशों के अलग अलग डाटा है, लेकिन भारत का डाटा ये कहता है कि पहले के मुकाबले महिलाओं का जो वर्कफोर्स है वो अर्थव्यवस्था में कम हुआ है। विमेन वर्कफोर्स इन इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड। पहले की तुलना में काफ़ी गिरावट आ गई है, खास करके कोविड के बाद से वो महिलाएं जो पहले काम करती थी वो काम पर वापस ही नहीं लौटी हैं। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत कर लेते हैं उनका। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रोफेसर अनुराधा हैं जो कि एजुकेशनिस्ट है। प्रोफेसर अनुराधा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और हमारे साथ नीलम चौधरी जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और महिलाओं के मुद्दे पर भी काफ़ी गहरा अध्ययन रखती हैं। तो मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। प्रोफेसर अनुराधा, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, जितनी भी बातें हम कर ले महिलाओं की स्थिति पर, लेकिन मैं समझना चाहूँगी कि इस वक्त भारत में जो वुमेन वर्क फोर्स है इसकी क्या सिचुएशन आपके पास, अगर कोई आंकड़ा है तो कृपया हमारे सामने रखें, दर्शकों को भी इसकी जानकारी हो। सबसे पहले मैं शुरुआत में आप सबको वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम जितनी भी हम स्थिति इम्प्रूव करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सबकी। हम जितनी भी हम वुमेन्स हैं, एक दूसरे हम रोज इंस्पायर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की वॉइस को हम रेज करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो मैं आपके जो सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगी। जैसे कि आपने बात की है कि बहुत महत्वपूर्ण आज का विषय है कि स्थिति कितनी हमने उसको सुधारा है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं और हमें कहाँ तक पहुंचना है, इस पे विचार करना, चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूछ रही हैं, आपने मेरे आगे एक सवाल रखा है कि हमारे क्या आंकड़े हैं। अभी हाल ही में एक PLFS रिपोर्ट रिलीज हुई है, प्रोडक्ट लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें बताया जाता है कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, वो 58% पे। अगर हम बात करें 2017-18 अब तक 2022, वो जो आंकड़े थोड़े से इन्होंने इम्प्रूव किए हुए दिखे हैं,
वो आंकड़े कहीं ये नहीं बता रहे हैं कि वुमेन ने कितना पार्टिसिपेट किया है एम्प्लॉयमेंट में, लेबर वर्कफोर्स में। वो आंकड़े जो बड़े हुए रहे हैं, थोड़े से इंप्रूवमेंट दिखी है, वो उसकी वजह से है कि स्टेट एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट किया है। हमारी जो अपॉर्चुनिटीज, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूं तो वो स्थिति बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। हमें बहुत है, इससे हम में कोई नहीं है कि अभी जो हमारे हालात हैं वो तरह है कि हमें बहुत जरूरत है, एक स्पेशली वुमेन को तो जॉब की बहुत कमी है जी। क्या के अंदर बात कर आपके अंदर स्पेशली जी, आपकी आवाज जी प्रोफेसर अनुराधा, एक बार मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि क्या आप दोबारा से हमें वो आंकड़े बता सकते हैं कि वो जो माइनर सा इम्प्रूवमेंट आप बता रही हैं, वो माइनर सा इम्प्रूवमेंट क्या है? वो माइनर सा इम्प्रूवमेंट मैम है 51.5% से बड़ा है 58.3% हुआ है। वो हल्का सा इम्प्रूवमेंट हुआ है मैम, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट क्या है, उसके मायने क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। देखने में वो ऊपर से लग रहा है कि कुछ अंक का इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। वो इम्प्रूवमेंट इसलिए हुआ है कि उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से हुआ है। लोग जो हमारी वुमेन है, अगर बात कर रही हूँ मैं फीमेल वर्कफोर्स की जी, तो वहां जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है, उसमें पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बड़ा है, मामूली बढ़त हुई है। हालांकि ये जो मामूली बढ़त हुई है वो भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है उनका ये जो है एक स्टैटिस्टिक्स है वो सामने आया है। नीलम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि एक और फैसला, ना सिर्फ 100 रुपये सिलेंडर गैस की कीमत कम की गई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह भी एक भारत सरकार का बड़ा कदम देखा जा सकता है। नीलम मैम, आप किस तरह से देख रही हैं भारत सरकार के इन प्रयासों को, खास करके महिला दिवस के मौके पर? देखिए नेहा, इलेक्शन नजदीक है तो वो जो 100 रुपए की सब्सिडी जो दी गई है वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। महिलाएं केवल किचन तक ही सीमित नहीं है, खाना बनाने तक सीमित नहीं है, वो देश के हर जो भी जितनी फील्ड्स हैं उन सब में उसका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। उससे बेटर डिसीजन मैं मानती हूँ जो सुधा मूर्ति हैं उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो सुधा अगर याद करें तो 1960s में वो अपने कॉलेज में 150 बच्चों में अकेली थी जो इंजीनियरिंग की डिग्री कर रही थी। और फिर उसके बाद जब उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो जो JRD टाटा की टेल्को कंपनी थी उसमें लिखा हुआ था ओनली फॉर मेन। फिर उन्होंने JRD को लेटर लिखा कि मैं क्यों नहीं बन सकती, और उसके बाद उन्होंने लगातार वो टेल्को में एक बहुत अच्छे इंजीनियर की तरह उन्होंने काम किया। और इन्फोसिस के बारे में तो सभी जानते हैं, उनकी कहानियां बहुत मशहूर हैं, किस तरीके से उन्होंने नारायण मूर्ति को मदद की और इन्फोसिस को एक इंटरनेशनल लेवल तक लेके आए। और वैसे भी वो एक ऐसी महिला है, आप देखिए इतनी ताकतवर महिला होने के बावजूद बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ रहती हैं और अपने ओपिनियंस जो वो सोचती हैं, जो कहना चाहती हैं, वो सबके सामने रखती हैं। यहाँ तक कि एक बार वो भाषण देने के लिए गई थी तो एक कुकी कंपनी की एक लेडी ने उन्हें कैटल क्लास बोल दिया था क्योंकि वो सिंपल सलवार सूट में थी। और जब उन्होंने स्टेज पर आकर जब इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना शुरू करी तो वो देखती रह गई थी। तो इस तरह की महिलाएं अगर पॉलिटिक्स में आती हैं, उन्हें राज्यसभा में लाया जाता है तो डेफिनेटली, और वो उन्होंने कहा भी है कि वो इस बारे में प्लान करेंगी उन्हें वो किस किस फील्ड में काम कर सकती हैं। तो ऐसी सशक्त महिलाएं अगर राजनीति में आती हैं तो डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। जबकि हम देखते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि अलग अलग फील्ड से जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है या इलेक्ट होके भी आती हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। हाँ, जया भादुड़ी जो है अपने एटलीस्ट अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में अपनी बात रखती हैं, महिलाओं की बात रखती हैं। अदरवाइज और जितनी महिलाएं हैं वो शायद पॉलिटिकल दबाव के नीचे ही रह जाती हैं, वो इतना कुछ महिलाओं के लिए नहीं कर पाती हैं। और इस बार का जो यूनाइटेड नेशंस हर बार वो कोई ना कोई एक टाइटल रखते हैं वुमेन्स डे के लिए, और इस बार का बहुत शानदार है, वो है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस।
मतलब आप वुमेन में इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट मतलब उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज दीजिए जहां की वो अपना स्किल दिखा सकती हैं जी। और एक्सेलरेट द प्रोग्रेस। एक तो प्रोग्रेस होती है, उसमें एक्सेलरेशन आता है, राइट। तो वो ज्यादा तेजी से आप जा सकते हैं। तो यही जो चीज है जिसकी जरूरत है, यूनाइटेड नेशंस बहुत कोशिश करता है। 75 में उन्होंने इस मोशन को अडॉप्ट किया था और 77 के बाद से ये लगातार हर साल मनाया भी जाता है। तो इस तरह के टारगेट्स जो है, जब इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे कोई एजेंसी काम करती है तो उसका कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। रेड क्रॉस ने भी इसमें बहुत ऐसा योग दिया है। अब इंडिया से ही देखें तो हमारी जो जब भी हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी का नाम सबसे आगे आ जाता है। मतलब प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी इतनी एक सशक्त महिला थी। और मेरे को उनके कोट बहुत अच्छे से याद है। वे कहती थी कि हमें पुरुषों की बराबरी नहीं करनी, हमें अपना इंटेलेक्चुअल लेवल इस लेवल पे लेके आना है कि वो उस इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से हमारा सम्मान करे। जी। तो एक महिला जब इस तरह की बात करती है तो नेचुरली आपको किसी से भीख में नहीं मांगना, यू डिजर्व इट। महिलाएं उतनी मेहनत करती हैं, उनको वो आत्मसम्मान होता है और उसी का ख्याल रखा जाना चाहिए। सो जो इन्वेस्टमेंट इन वुमेन है ये बहुत अपीलिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूनाइटेड नेशंस ने इस तरह का स्लोगन इस बार महिलाओं के लिए रखा। और सुधा मूर्ति वाकई में एक अच्छा कदम है। लेकिन दो बातें आपकी बातों से मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई है कि यूएन का स्लोगन तो बहुत अच्छा है, लेकिन यूएन की पॉलिसी में इस स्लोगन का रिफ्लेक्शन कितना है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर का चयन तो बहुत अच्छा है कि सुधा मूर्ति को राज्यसभा में भेजा जा रहा है, राइट। बट इस चयन का रिफ्लेक्शन यानी कि जो पॉलिसीज़ है उसमें कितना दिखता है? क्योंकि मैं कुछ डेटा देख रही थी, इसमें जो है वायलेंस की बात की जाए तो भारत में वायलेंस में 2018 से 2022 में 12% का उछाल आया है। यानी कि 2018 से 2022 के बीच में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 12% का इजाफा हुआ है। और दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा, जो महिलाएं सबसे ज़्यादा भारत में कहीं असुरक्षित है तो दिल्ली में है, और इसका ये जो डेटा कहता है ये 144% है। तो आप समझिए कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या है और पॉलिसी में महिलाओं को सशक्त बनाने का रिफ्लेक्शन कितना दिखता है। और यही बात जब आपने कही कि यूएन कहता है कि इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेलरेट द प्रोग्रेस, पर इसका रिफ्लेक्शन तो ना ही ग्लोबली जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उनमें दिखता है, ना ही भारत सरकार की नीतियों में दिखता है। प्रोफेसर अनुराधा ने कहा कि प्रोफेसर अनुराधा, मैं भारत सरकार की उन नीतियों के बारे में भी आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी जिसमें महिलाओं को सशक्त अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, लेकिन उन अधिकारों का मुझे नहीं लगता कि कितना फ़र्क पड़ा है। और नीलम जी कह रही हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सुधा मूर्ति का बहुत अच्छा है, जितने ऐसे लोग आएंगे महिलाओं के अधिकारों की बात उतनी ही मजबूती से रखी जा सकेगी। लेकिन हमने देखा है कि पिछले ये जो आंकड़ा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रखा कि 12% का उछाल कम नहीं होता है। महिलाएं जब सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो घरों से बाहर निकलकर काम कैसे कर पाएंगी। और बाद में शुरुआत पहले नीतियों से समझना चाहूंगी, भारत सरकार की नीतियों पर क्या आपकी ओपिनियन? हम सब जानते हैं कि मैम जो पॉलिसीज बनती हैं वो बनाई जाती हैं लेकिन प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं है। ये सबसे बड़ा एक हमारा ड्रॉबैक है। आप कोई भी पॉलिसीज उठा, कोई भी नीतियां किसी भी सेक्टर की उठा लिए, चाहे वो वुमेन है, फीमेल की है, जेंडर की है, एजुकेशन की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आपने बात की अभी रिप्रेजेंटेशन, आप बात करिए क्राइम रेट की। अगर आप एक बार डेटा हैं, फीमेल साइड की बात करते हैं, एक बात कर रहे हैं, आप कोई भी डेटा उठाइए जो क्राइम बढ़ रहा है और उसके पीछे के बहुत सारे इसके हमें समझने पड़ेंगे उसकी वजह क्या है। और आप बात कर रहे हैं नीतियों की, नीतियां पहले प्रोफेसर अनुराधा, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैं उन इंडिकेटर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहूंगी कि आखिर अपराध भारत में क्यों बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ। अपराध मैम इस हमें समझना पड़ेगा हमारी जो सोसाइटी है, जो नेचर ऑफ सोसाइटी है, इंडिया की जो सोसाइटी है, सबसे पहली बात पेट्रियार्टिकल है, आज भी वो मेल डोमिनेटिंग है। हमारी जो हमारी कल्चर है, हमारे नॉर्म्स हैं, हमें उसे समझना पड़ेगा। क्योंकि जो हम एक शुरू से जो आज तक कितने सारे ये पुरानी सेंचुरीज की, डेकेड्स की हम
पुराना इतिहास गवाह है कि जो एक हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मेल फीमेल में, वो आज भी इतनी ग्लोबल एडवांसमेंट के बाद भी वो हम नहीं खत्म कर। ये हमें समझना पड़ेगा कि इतना जो इतने डिफरेंस हर लेवल पे, आप पैरामीटर्स की बात कर रहे हो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं वुमेन्स डे पे एडवांसमेंट, पॉलिटिकली जैसे उनको हम एज अ राज्यसभा का मेंबर वो नॉमिनेट करने की बात कर रहे हैं, सीई पोजीशंस पे कितनी वुमेन है जो हमारे को रिप्रेजेंट करती हैं टॉप लेवल पे। वो इंडिकेटर्स हैं हमारी प्रोग्रेस के, हमारी ग्रोथ के। हम कितने परसेंटेज हमारी वुमेन की है जो हायर एजुकेशन का जिनको एक्सेस मिला है। अगर आप डेटा उठाकर देखिए, जो इसका इनरोलमेंट रेट है हायर एजुकेशन का, इतना ज्यादा गैप है मेल और फीमेल के बीच में। एक्सेस टू हायर एजुकेशन, उनको वो चांस नहीं मिल रहा है, वो मौका नहीं मिल रहा है। जो महिला है उसको हायर एजुकेशन, वो क्योंकि उसको एक्सेस नहीं है तो वो प्रॉपर स्किल नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है जी। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, अगर इसको समझना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे अगर हम पिछले सालों का डेटा देखें तो कोई इसमें इंप्रूवमेंट मेजर नजर नहीं आती है। जैसे जैसे हम प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल से हायर एजुकेशन लेवल की तरफ बढ़ते हैं, तो जो इनरोलमेंट है गर्ल्स की वो कम होती जा रही है, वो ड्रॉप आउट जी है। वहाँ की माननीय अदालत ने जिस तरह से पलट दिया और गर्भपात का अधिकार छीन लिया गया महिलाओं से, तो इसे लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई है और एक सवाल उठा है कि क्या हम जो है पीछे की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब बात सुधा मूर्ति की होती है तो भारत में और भी कई महिला नेता हैं जिनको अवसर मिला, आपने जया बच्चन की भी बात कही, लेकिन मौजूदा वक्त में मुझे ध्यान आता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, जब उन्होंने मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं उनके पीरियड लीव के सवाल पर कहा था कि ज़रूरत ही नहीं है, और बड़ा ही कंट्रोवर्शियल बयान था कि एक महिला को क्यों बताना चाहिए कि उसका पीरियड कब होता है और उसे लीव लेकर अपने आप को निर्बल नहीं दर्शाना चाहिए। तो ये मैं समझना चाहती हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट जो है क्या वाकई महिलाओं को वो आधार दे पा रहा है जिसकी ज़रूरत है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। और फिर मैं अमेरिका के बारे में भी आपसे समझने की कोशिश करना चाहूँगी। नीलम मैम। नेहा, अगर हम ये चाहते हैं कि महिलाएं तरक्की करें, आगे आए, तो उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो भी हमें जाननी चाहिए और उनके बारे में पुरुषों को भी पता होना चाहिए। जैसे घर के बड़े छोटे सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये अगर वो पीरियड्स की इस तरह से अगर एक महिला मंत्री ही खुलकर बात नहीं कर पा रही है, तो सोचिए वो छोटी छोटी बच्चियां 14-15 साल की, वो कैसे करेंगी। आपको हर समय ग्राउंड में भी खेलना है, एग्जाम्स के लिए भी आपको घंटों घंटों बैठना होता है, इंटरव्यूज के लिए भी जाना है, बसेस में भी ट्रेवल करना है, तो पीरियड जैसी चीज के बारे में तो बहुत ओपन डिस्कशन होने चाहिए। तो बड़ी माइनर सी बात है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, स्पेशली जो फीमेल लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स भी बन जाती हैं, उसके बाद भी जो उनकी रूढ़िवादी मानसिकता है वो नहीं निकल पाती, वो खुद ही नहीं निकल पाती हैं, तो फिर वो दूसरों को क्या करेगी। जबकि उनकी अपनी बेटी जो है होटल इंडस्ट्री में चला रही हैं, वही मिनिस्टर, लेकिन वो चाहते हैं कि जो दूसरी महिलाएं हैं वो अपने घरों तक सीमित रहे, उनके बारे में कोई बात ना करे, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। ये जो एक तरीका है, ज्यादातर जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स आ गई हैं बहुत सारे देशों में, वो ये जो है राइटिस्ट जो है, दक्षिणपंथी वाली जो तो इनकी दक्षिणपंथी जो है, इनकी मानसिकता कुछ ज्यादा है कि महिलाओं को जहां है वहीं तक इनको सीमित रखा जाए, उन्हें ज्यादा अवसर ना दिए जाए, जो अवसर देने की बात है। और इसी तरीके से आप देखें, अभी जैसे हमारे हरियाणा में ही जो पहलवान महिलाओं के साथ ब्रिजभूषण का जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, उसके बारे में भी किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। वो उस पद पर बने रहे और आज भी सांसद हैं, और जबकि उन महिलाओं के ऊपर केस भी हो गया। तो अगर वो महिलाएं, अगर जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल्स जीते हैं, अगर उनकी भी सेफ्टी अगर हमारी सरकार गारंटी नहीं दे सकती है, तो बताएं महिलाएं कैसे आगे आएंगी। और वो तो रेसलर महिलाएं थी।
तो ये जो एक दोगलापन है नीतियों में कि एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब वो मेडल आती हैं तो आप उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन जब भी चाहे मणिपुर का इंसिडेंट हो या हरियाणा को हो या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और अभी वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट्स हुए, आप उनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहली चीज होती है जो होनी चाहिए। हरियाणा में कम से कम जो है, जो एक कॉल पर जो गाड़ियां हैं वो जल्दी उपलब्ध हो जाती, कम से कम इस चीज में तो थोड़ी सी प्रगति हरियाणा ने करी है, जबकि हरियाणा में सबसे कम जो जेंडर गैप है वो सबसे ज्यादा है, महिलाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें, जैसे प्रिंसिपल का एक मामला हुआ था, अपने स्टूडेंट के साथ उसने किस तरह से व्यवहार किया था, तो बच्चियां तो स्कूल में भी सुरक्षित नहीं थी। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला है। जिन महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलती है सत्ता में आने की, उन्हें महिलाओं के हक में जरूर काम करने चाहिए। मैम, मैं अमेरिका में महिला प्रतिनिधित्व के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, और अगर अपोजिशन में देखा जाए तो निकी हेली लगातार ट्रंप का मुकाबला करती रही, लेकिन अब तो उम्मीदवारी रेस से बाहर हो चुकी हैं। तो वहां पर आप महिलाओं की स्थिति को कैसे देख पा रही हैं? हाँ, जहां तक निकी हेली है, वो पिछले 3-4 इलेक्शंस के टाइम से कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो हर बार पीछे छूट जाती हैं। अगर हम देखें जेंडर इक्वालिटी का सबसे पहले मुद्दा जो है यूएसए में ही 1909 में शुरू हुआ था सोशलिस्ट पार्टीज की तरफ से, लेकिन वहां की भी पहली वाइस प्रेसिडेंट महिला बनने में भी कितने साल लग गए। और हिलेरी क्लिंटन भी एक बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थी, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिल पाया। तो अमेरिका जो है वो कहने के लिए डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का, वुमेन इक्वालिटी का एक जो फ्लैग बियरर कहता है अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप देखिए एक महिला उपराष्ट्रपति को बनने में कितना ज्यादा समय लगा। और उसके बाद भी आज भी आप देखिए जो निकी हेली है वो आज भी पीछे रह जाती है और ट्रंप आगे आ जाते हैं। ये चीजें तो हमें विश्व पटल पर भी मिलती हैं। पर एक और चीज अगर हम देखें, अगर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आती हैं, तो जो जैसे गाजा जैसी एक जगह है जहाँ पे महिलाएं और बच्चों का इतना सरेआम कत्ल हो रहा है, पिछले 3 महीने में 30,000 से ज्यादा लोगों का, अगर पदों पर, ऊंचे पदों पर महिलाएं होती, डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में होती, तो शायद ये हाल ना तो कभी गाजा में हमें देखने को मिलता और ना ही यूक्रेन में देखने को मिलता। तो जंगें भी कम होती, बातचीत से मसले ज्यादा हल होते। तो इसीलिए जो कहा ना, इन्वेस्ट इन वुमेन, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक सोच विचार जो एक लॉजिक रखा गया है, उस पर सोचना चाहिए। थोड़ा सा मेरा इस पर आपसे जो विचार है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा मैं डिफर कर रही हूँ। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वहाँ पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहाँ पर जब बात हिंसा की आती है, पॉलिटिकल वायलेंस की आती है, तो देयर इज नो क्या बोलते हैं डिक्रीज। जब लेफ्ट दलों की वहाँ पर सरकार थी तो भी वहाँ पर यही था। और मैं आपको बांग्लादेश लेकर चलती हूँ, वहाँ पर भी, वहाँ पे 2 जो महिला नेताओं की फाइट है, पॉलिटिकल फाइट है, और उसमें भी इक्वली जो है वो फाइट वायलेंट है। और ऐसे में लगता है कि महिलाओं का और वायलेंस को, या फिर जो मानव क्षति है उसको जोड़कर देखना थोड़ा सा मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट राइट। एनीवेज, प्रोफेसर अनुराधा, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप किस तरह से देख पा रही हैं जब बात आप कहते हैं कि हायर एजुकेशन में ही जो एक्सेस है महिलाओं का वो काफ़ी कम हो जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादातर अभी भी क्योंकि एक उम्र के बाद भारत में महिलाओं की शादी हो जाती है, उसके बाद उनको घर परिवार जो है उसकी जिम्मेदारियों से जूझना पड़ता है, और एक कोर्ट की रूलिंग है जो भारत की माननीय अदालत की, कि अगर पति अपने पत्नी को घर के काम के लिए कहता है तो इट इज़ नॉट अ क्रुएलिटी। इस तरह की जब स्टेटमेंट आती है तो फिर वर्किंग जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज है या फिर किस तरह का न्याय है? एक न्याय का रेशियो, उस पर भी मेरे पास जो डाटा है वो कहता है कि काफ़ी नीचे हैं हम। 177 देशों में 128वां नंबर है। बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप जो बात कर रही हैं कि जिस तरह का हमारे पास डाटा है उसको देखकर कहीं नहीं लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं, हम कितना हम वुमेन के लेके कितनी अपलिफ्टमेंट हुई है हमारे स्टेटस को लेके। और जो आप ये बात कर रही हैं कि जब तक घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम लोग
कोई इस तरह की ग्रोथ नहीं देख सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। आप बात कर रही हैं हायर एजुकेशन की, वुमेन की, तो अभी आज की ही एक मैंने ट्वीट देखा है, उस पे था कि जो सिर्फ साइंटिफिक वर्कफोर्स है वो 20% से भी कम है फीमेल का। तो आप ये देखिए कि हम लोग वहां पे स्टैंड कर रहे हैं। और ये सारा ढांचा आई थिंक कि हमारे घर से, हमारा जो एक सोशल सोसाइटी का जो एक सेटअप है, जो डायमेंशंस है, उसके साथ लिंक्ड अप है कि हमारी एक सोशल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो ब्रेड विनर जिसको हम बोलते हैं वो मेल ज्यादा डोमिनेट करते हैं उसमें, कि उनको हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे मानते हैं। और हमारी जो अगर वुमेन के अगर घर के कोई काम में अगर वो एक अनपेड जो वर्क कर रही है, तो हम जिसको बोलते हैं कि उसका कहीं कोई गिनती नहीं है। और आप बात कर रही हैं जो प्रेशर की, चाइल्ड केयर की, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस की, वो एक सबसे महत्वपूर्ण है कि वो किस खाते में जा रहा है। कि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हम वुमेन के स्टेटस को अपलिफ्ट करते हैं, दूसरी तरफ कितना सपोर्ट हमें घर से मिलता है, फैमिली से मिलता है, वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो समझने वाला है। और वो सदियों से चला, वो कोई आज का नहीं है मैम, और उसमें कोई बदलाव उसमें पूरी दुनिया की महिलाओं की क्या स्थिति है, उनके वर्कफोर्स की क्या स्थिति है, उनकी सुरक्षा की क्या स्थिति है, उनको जस्टिस की क्या स्थिति है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ नीलम चौधरी भी जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर अनुराधा भी जुड़े हुए हैं। नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब बात स्पेनिश महिला के मामले की मैं करती हूँ तो एक सीधा एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि इंडिया है जहाँ पर वुमेन सबसे ज़्यादा मोस्ट अनसेफ हैं, और एक डेटा रेखा शर्मा ने जारी किया, फिर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपका क्या मानना है कि वाकई भारत ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं का ये हाल है, या फिर अलग अलग जगहों पर इस तरह की रिपोर्टिंग होती है और सामने आती है बातें? सिक्योरिटी तो मुझे लगता है यूरोप देख लीजिए, या फिर अभी देख लीजिए वुमेन की बॉडी एज अ वेपन इस्तेमाल हो रही है युद्ध में। हमने मणिपुर में देखा, हमने फिर गजा में देखा, हमास पर भी सिमिलरली ऐसे एलिगेशंस लगे। नीलम मैम, नेहा, जितनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं साइंस में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल में, एआई में, ये सब जब चीजें महिलाओं पर आती हैं तो हमें लगता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं। और स्पेशली जब सुरक्षा का मामला होता है, और जिस तरह के हमने मणिपुर में ही इंसिडेंट देखा, जब एक ट्राइब के लोगों ने दूसरी ट्राइब से बदला लेने के लिए उनकी महिलाओं को सरेआम जिस तरह से बेइज्जत किया था, और पूरे दुनिया में हमारे भारत के नाम पर थू हुई थी। तो ये चीजें जैसे गाजा में भी है, दोनों ही तरफ के जो सैनिक होते हैं, जो लड़ाके हैं, वो महिलाओं का फिर उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमें वो मुगलों से भी पहले वाले टाइम पीरियड में ले जाती है। तो ये चीजें देख के लगता है कि हमारी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और बड़ी शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि इन विषयों पर जो हमारी जो नेशनल कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर महिलाएं हैं वो बात नहीं करती हैं। तो जो हमारे आसपास हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठानी चाहिए। और देखिए, कंपैरिजन कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं है कि आपके देश में ज्यादा हो रहा है, मेरे देश में कम हो रहा है। महिलाएं वहां भी ऐसी हैं, महिलाएं हम भी हैं, तो सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं और पूरी दुनिया में उनका सम्मान होना चाहिए। तो बेहतर है कि हम पहले अपना घर भी दुरुस्त करें। और भारत में भी इस तरह के मामले बहुत ज्यादा हैं। और एक टाइम था जब दिल्ली को तो पूरी दुनिया में रेप कैपिटल कहा जाता था। स्पेशली जो फॉरेन महिलाएं आती हैं, गुजरात में भी एक केस चल रहा है स्वीडन की महिला का, तो और एक जैसे आपने मेंशन किया है, तो स्पेशली जो विदेशी महिलाएं आती हैं उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, तब भारत का नाम और भी ज्यादा खराब होता है। तो ये सही है कि भारत में भी जो केसेस हैं नॉर्थ बेल्ट में कुछ ज्यादा है, जबकि साउथ में फिर भी कंपैरेटिवली थोड़े से कम है। लेकिन ईस्ट में हम इतना मैं उम्मीद नहीं कर रहे थे जिस तरह की हमने मणिपुर में केसेस देखे। तो इस तरह से नजर आता है कि लोगों के अंदर भी वो मानसिकताएं हैं, वो समाप्त नहीं हुई है। इनसे लड़ना, इनसे एक लंबी लड़ाई है जिसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। और उसके बारे में खुलकर जो ताकतवर महिलाएं हैं उनको सामने आना चाहिए। बेसिकली वी नीड वुमेन्स ऑफ द वुमेन, जो महिलाओं में और बेहतर महिलाएं हैं उनको सामने आकर इस तरह की लड़ाइयों में जो है महिलाओं का पक्ष रखना चाहिए और खुलकर पुरुषों के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो जो एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड पर्सनालिटीज हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में।
बिल्कुल नेहा। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर अनुराधा, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐड करना चाहती हैं कि जो सिचुएशन है इन इंडिया, वुमेन इन इंडिया, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि समस्याएं तो हैं, कुछ फिगर्स भी हैं, लेकिन इनका वे फॉरवर्ड क्या है? कुछ इस तरह के रिकमेंडेशन जो जाते हैं सरकारों के पास, उन रिकमेंडेशंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, मैं तो आपके साथ ये शेयर करना यहाँ पे कि हमारी जो अप्रोच है उसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमें एक बड़ी मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, हमें एक बड़ी इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है, जिसमें जैसे हम वुमेन को में उनका हक दिलवा सके। हमें एक वुमेन की ग्रोथ कभी एक सेक्टर से जुड़ी नहीं, वो ये बहुत लिंकेजेस हैं जिसको समझना पड़ेगा। उसका को हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, लेबर पार्टिसिपेशन की, उसके साथ में एजुकेशन जुड़ा है, एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ फैमिली सपोर्ट जुड़ा हुआ है, घर से कितना उसको कितनी चॉइसेस मिल रही हैं एजुकेशन की, कितने उसको चांसेस मिल रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इंटरलिंक्ड है। और सबसे जरूरी है पेरेंटिंग मैम, जो एजुकेशन, जो वैल्यूज की हम, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, जैसे एक औरत का जन्म होता है, फीमेल का, वहीं से उसकी अपब्रिंगिंग की बात है। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएं एक वुमेन को, के बाद हम समाज को सुधार सकते हैं, और उसके बाद हम सरकार पे नीतियों पे जा सकते हैं। और मैं सबसे एक जी बात पूरी कर ले जी। बात जो मैं करती, क्योंकि मैंने एक अपना प्रोजेक्ट किया हाल ही में, एक इवैल्यूएशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन पंजाब। तो लोगों से इंटरव्यूज किए, बात की है, ग्राउंड पे मैंने काम किया है, तो वहां से बड़ा पता चलता है कि क्या स्थिति है हमारी, स्पेशली पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर ओवरऑल भी बात करती हूँ मैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मैम घर में अगर आपकी बेटी है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसको स्पोर्ट्स में भेजें, उसके अंदर ऐसी वैल्यूज बिल्ड अप करें, उसको घर से ही इस तरह की हमें पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में बेटा है तो उसको इतना उसको वैल्यूज दीजिए कि वो एक महिला को रिस्पेक्ट करे जहां भी वो जाता है। हमें दो चीजें करनी है, कुछ नहीं करना है। और मैं बात करती हूँ पॉलिसीज की भी बात करूंगी साथ में, पेरेंट्स की रोल सबका है, हम सबका रोल है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में, और हमें उस रोल को हमें प्रॉपरली निभाना है। तो बात कर रही हूँ सरकार की तरफ से जो चेंजेस होने चाहिए, पॉलिसीज जो बनी हुई है उसको सिर्फ ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल, पॉलिसीज की कमी नहीं है, लेकिन स्पिरिट की कमी है, इंटेंशंस की कमी है। यहाँ पे मैं फ्रांस का जिक्र करना चाहूंगी। नीलम मैम, फ्रांस के लिए एक सैल्यूट तो बनता है जिसने कि अबॉर्शन को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, तो क्या कहेंगी? जी नेहा, देखिए शरीर महिला का है और उसका उस पर पूरा हक है, वो उसका जैसा चाहे उसकी अपनी मर्जी होती है। उसको किससे विवाह करना है, उसको कितने बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं। आप देखें जब ये वुमेन राइट्स के लिए जब आवाजें उठनी शुरू हुई थी, उसमें जेंडर इक्वालिटी के साथ उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स भी थे। 1970 से पहले इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट जब शुरू हुआ था, उससे पहले ये बातें आ गई थी। तो आज भी उन्हें इस राइट के लिए खड़े होना पड़ता है। तो रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है वो महिलाओं के अपने होते हैं, उसकी मर्जी है वो करे या ना करे। और नेचुरली जो फ्रांस जैसा एक देश है जो कि काफी ओपननेस है, वहां पर महिलाओं को पूरे हक देते हैं, तो इस तरह से उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना अपने आप एक बहुत बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए कि वो खड़ी हो सकती है। तो लीगल राइट से भी बेटर जो है, सोशल राइट से भी बेटर सबसे अच्छे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो ये देखकर वाकई में फ्रांस जो है वो अग्रणी रहता है, आगे रहता है महिलाओं के हकों के लिए। बाकी देशों के लिए भी एक एग्जाम्पल हो जाता है कि और आप देखें ऐसा करने से, अगर भारत जैसे देश में अगर ऐसा कुछ हम कर पाए तो हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, महिलाओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी दे पाएंगे। और मैं इसमें आप ये बताना चाहूंगी कि हमारे हरियाणा में एटलीस्ट जो है, जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू हुआ था, एटलीस्ट बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, पिता, वो अवेयर हुए। उनके दो बेटियां हैं, वो बेटे के लिए उन्होंने ऑप्ट नहीं किया। इवन महिलाएं खुद कई ऐसी हैं जिनकी एक ही बेटी है और वे उसी से खुश हो। इवन आप देखिए किरण बेदी जो गवर्नर भी बनी, बड़ी पुलिस ऑफिसर थी, उनकी भी सिर्फ एक ही बेटी थी। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि मैं सिर्फ माँ बनना चाहती हूँ और माँ बनने का सुख मुझे एक बच्चा दे सकता है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, और मैं उस बेटी से ही खुश हूँ।
ये मुझे उनकी बात बेहद पसंद आई कि और मुझे उन्होंने याद आ उस रहा है कि बेटी को सेल्फी पाला। विद डॉटर का कैंपेन भी हरियाणा में चला था, Right, जिसको वो भी काफी हरियाणा से हुआ था। अप्रिशिएट किया तो गया था। जी जी, तो ये जो रिप्रोडक्टिव राइट्स वाला मामला है, ये बहुत अच्छा कदम है। और जैसा भी अनुराधा ने कहा कि जो बेटियां होती हैं, अगर बचपन में ही उनको मजबूत बना दिया जाए तो बड़े होकर आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, जो महिलाएं बचपन से उनके माता पिता वो जो कहना चाहती हैं वो कहने देते हैं, जो करना चाहती है वो करने देते और हैं। कहीं ना कहीं उनकी सुधा इच्छाएं। मूर्ति को ऐसा परिवार मिला, ऐसा माहौल मिला Right. कि वो आज इतना कुछ अचीव करके और सीधे राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई है भारत सरकार की तरफ से। तो हमारी तरफ से भी सुधा मूर्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक उनकी बधाई। बेटी ऋषि सुनक की पत्नी भी है। जी जी, तो हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं, और ऋषि सुनक की पत्नी और उनकी सास सीधे सीधे राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई हैं सुधा मूर्ति। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनको हमारी तरफ से। प्रोफेसर अनुराधा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। नीलम मैम, आपका भी आभार कि स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना कीमती फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।